हेलो बच्चों, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मज़े तो चलते ही रहते हैं, बट उसके साथ साथ स्टडी भी हमारी होती रहनी चाहिए, वो ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ एंड दैट इज द चैप्टर नंबर 5। आपकी साइंस की बुक में है चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर हम इसको डिवाइड इन जैसे हमने 3 पार्ट्स में साइंस को डिवाइड किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी के अंदर आपका चैप्टर 1 ही आता है। ठीक है, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम चैप्टर आपने 1 कराया और चैप्टर 1 के बाद आप डायरेक्ट 5 पर आ गए, क्यों? क्योंकि जब आपके एग्जाम होने वाले होते हैं तो वहां से तीनों सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से एक एक चैप्टर आपका आ जाता है। तो इसलिए मैंने पहले केमिस्ट्री का चैप्टर 2 ना कराने की बजाय मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर का ओवरव्यू। चैप्टर का ओवरव्यू दैट मीन्स कि चैप्टर के अंदर है क्या क्या, हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो पढ़ना क्या क्या है हमें, वो हम यहाँ पे आपका देखने वाले हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यस। तो चैप्टर ओवरव्यू में आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 5 दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें कुछ आपके पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। पढ़नी क्या क्या है? फर्स्ट है कि व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ, कि लिविंग बीइंग किससे मिलकर बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। जैसे कि हम, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम सब लिविंग बींग्स हैं। तो लिविंग बींग्स किस किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, वो कैसे मेडअप उनका हुआ। नेक्स्ट फिर हम आएंगे सेल, क्योंकि जब हम ये चीज पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा, वो मैं अभी आपको पहले ही बता दे रही हूँ, हमें पता चलेगा कि हम सेल से मिलकर बने हुए हैं। समझ आया? नेक्स्ट फिर हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है। जैसे कि हमारी बॉडी पर हमारी आउटर कवरिंग लेयर क्या है, स्किन, उसी तरह से सेल की आउटर कवरिंग क्या हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जो जो टॉपिक्स वहां पे आते जाएंगे हम उनको साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन आपने पढ़ा था केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में भी, और फिर से हमें देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे डिफ्यूजन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे फिर न्यूक्लियस देखोगे, फिर सेल ऑर्गेनल्स। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स जो हैं जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स है, आईज, नोज, ईयर्स, लाइक दैट। ऐसे ही जो सेल होता है, सेल के बॉडी पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, वैक्यूल्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ये सारे की सारी ऑर्गेनल्स हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक आएंगे जहां पे आपसे डिफरेंस पूछ सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आपको डिफरेंस जानना है। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिर अब हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज द लिविंग मेड ऑफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स होती क्या हैं? लिविंग बींग्स कैसे आप बता सकते हो कि मैम आप लिविंग बींग हो या हम लिविंग बींग है, या जो आपने मार्कर लिया हुआ है, देखो मेरे पास यही मार्कर होता है, तो इसके सिवा मेरा और बात करने के लिए और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो मार्कर है, ये लिविंग बींग है या नहीं है? तो ये लिविंग बींग है या नहीं है वो हम आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि अगर मैं फील कर पा रही हूँ, मैं मूव कर पा रही हूँ, मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ, दैट मीन्स क्या मैं लिविंग बीइंग हूँ। बट ये पेन क्या मूव कर सकता है? इसको तब मैं मूव कराऊंगी तभी ये कर सकता है, अदरवाइज नहीं। क्या ये ब्रीथ कर सकता है? नहीं। क्या ये फील कर सकता है कि इसको मैं मारने लगूं तो क्या रोने लगेगा? नहीं। समझ आया? तो दैट मीन्स कि ये नॉन लिविंग थिंग है और मैं लिविंग बीइंग्स हूँ। होप सो यू क्लियर दैट, समझ आ गया होगा। तो अब ये जो लिविंग थिंग्स है, जो हम लोग हैं, तो वो किस चीज से बने हुए हैं? ठीक है, तो ये जो लिविंग बीइंग्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? कुछ यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से। तो वो जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं उनको हम बोल रहे हैं सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपका माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बने हुए हैं और जिनको हम बोल रहे हैं सेल्स। क्या बोलते हैं जिनको हम? सेल्स।
अब उसके अंदर सेल के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ लिविंग बीइंग ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? सिंगल। क्योंकि जो ये वर्ड है ना यूनी, ये वर्ड आपको रिप्रेजेंट करता है, जहां पे भी लिखा होता है यूनी तो ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल को, ठीक है। और सेल्युलर मतलब सेल, तो द ऑर्गेनिज्म जो आपका किससे बना हो? सिंगल सेल से बना हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए डिफरेंस कि यूनिसेल्युलर में क्या है और मल्टी सेल्युलर क्या है, ठीक है, तो मल्टी सेल्युलर नेक्स्ट पेज पर है, वो मैं आपको शो करूंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एक और चीज कि एग्जाम्पल का स्पेशली ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स आपको दिखने चाहिए। देखो कितनी सुंदर सुंदर इमेजेस मैंने आपके लिए लगाई हैं। ये पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? यूनिसेल्युलर। दैट मीन्स कि जो आपका सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। ओके, सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बाद आता है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर, मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे फंक्शन एक साथ कर सकता है, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। तो उसी को तो जो पर्सन क्या करता है? मल्टी टैलेंटेड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो। क्या हो? मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी टैलेंटेड, जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो कि वो बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखोगे तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसी तरह से मल्टी वर्ड यहाँ पे जैसे यूनी वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? सिंगल को, तो मल्टी वर्ड रिप्रेजेंट करता है आपका मैनी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैनी को। तो जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इस तरह से वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा, उसे हम बोल देंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, जीता जागता एग्जाम्पल तो मैं हुई ही आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, ये ट्री है, ओके, ये इंसेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके मल्टी सेल्युलर हैं। क्या हैं ये आपके? मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर दैट मीन्स जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो दोनों के एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, डिफरेंस भी पता होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर करनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। अब जो चैप्टर है उसी के बारे में पढ़ना है, जो हमने आपने चैप्टर का नेम पढ़ा था ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन योर आंसर इज सेल। क्या होगा आपका आंसर? सेल। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हमारा क्या है? सेल। अब ये सेल है क्या? तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, की जो स्ट्रक्चर से भी दिख रही है और जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जिसकी वजह से हम कोई काम कर पा रहे हैं। अगर सेल नहीं होती तो हम कोई काम कर ही नहीं पाते, तो उसका स्ट्रक्चर भी, अगर वो सेल नहीं होती तो हमें एक शेप नहीं मिल पाती बॉडी की कहीं ना कहीं। देखो ये सारी बातें तो अलग है कि स्केलेटन है या फिर ये सारी चीजें ऑर्गन्स हैं, इन सब से हमें शेप मिली, लेकिन अगर मैं बेसिक से बात करूं तो अगर आपके पास सेल नहीं होती तो क्या हमारी बॉडी रेडी हो पाती? नहीं। क्या हमारे पास सेल नहीं होती तो क्या हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाते? नो, नेवर, कभी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने सेल को बोला है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या बोला है? इसलिए हमने उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स कि हमारी जो स्ट्रक्चरल, दैट मीन्स कि जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रक्चर मिला और जिसकी वजह से हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उसकी जो यूनिट है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को हम बोल रहे हैं सेल। अब ये सेल लेके कौन आया? एक हमारे प्यारे से साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे इनकी पिक्चर, ठीक है। ही इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, बाकी अपने टाइम पे पता नहीं कैसे होंगे, पिक्चर में तो ठीक ही लग रहा है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने डिस्कवरी की सेल की, और कब की? 1665 में। ये आपको मैंने एक सेल की पिक्चर दिखाई हुई है कि अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो इस तरह से दिखती है, कितनी प्यारी भी लग रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे तो सेल समझ में आ गया, सेल किसने डिस्कवर की वो समझ में आ गया, सेल का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया।
पिक्चर शो करा दी। नेक्स्ट आता है आपका सेल थ्योरी। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको करा रही हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है कि आपको ये काम भी है वो काम भी है, तो आप फटाफट से मैम की वीडियो देखो और अपना लेक्चर फिनिश करो, अपनी सारी चीजों को क्लियर करो, ठीक है। तो सेल थ्योरी में क्या है, सेल थ्योरी पहले तो यही पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी दी किसने है। तो सेल थ्योरी दिया आपका स्लाइडेन एंड स्वान ने। हम इन दोनों नेम को भी लर्न कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें पूरा लर्न करना है। इनका सरनेम हमने लिख दिया तो दैट इज ओके। ओके, स्लाइडेन एंड स्वान, पूरा नेम लिखा हुआ है जैकब मैथियास एंड थियोडर स्वान, ठीक है। अब सेल थ्योरी है, तो सेल थ्योरी कहती क्या है, सेल थ्योरी हमसे क्या कहती है। तो सेल थ्योरी के कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि हु गेव द सेल थ्योरी एंड इसके अंदर क्या था, ठीक है, व्हाट इज इन इट, सेल थ्योरी में क्या है, क्यों हम सेल थ्योरी उसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी हमसे ये बोलती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल्स से, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जितने भी सेल, जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बताया नहीं है, अब सुन लो, वो स्किप हो गया थोड़ा सा, कि जैसे आपका एक रूम है, ठीक है, तो जब आप एक रूम बनाते हो, अपना घर भी बना रहे हो, तो रूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसकी नीड होगी, ब्रिक्स की। किसकी नीड, ब्रिक की नीड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी ब्रिक्स आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है ना। तो ब्रिक ऐड करोगे तब जाके आपका क्या होगा, एक रूम रेडी होगा। उसी तरह से जब आप वॉल, पहले एक वॉल रेडी होगी, फिर इसी तरह से दूसरी वॉल बनाओगे आप, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी, जब 4 वॉल्स बन जाएंगी तो एक रूम रेडी होगा। उसी तरह से जो आपकी सेल्स हैं वो एक यूनिट कहलाती है ऑर्गेनिज्म का। जैसे ये वॉल है, तो इस वॉल की जो यूनिट है वो एक ये सिंगल ब्रिक है। क्या है वो, एक ये सिंगल ब्रिक। ये सिंगल ब्रिक मिलकर पहले एक वॉल बनाती है, फिर एक रूम बनाती है और फिर एक आपका प्यारा सा घर बना देती है। उसी तरह से जो सेल है, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर आपका ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। एंड जब बहुत सारे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो सब एक साथ लिंक हो जाते हैं, उनका फंक्शन सबको समझ में आ जाता है, तो एक लिविंग बॉडी रेडी हो जाती है। होप सो ये समझ में आ रहा होगा सारी चीजें अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है सेल थ्योरी का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म की। एंड थर्ड पॉइंट इज सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। सेल्स अराइज मतलब वो कहाँ से आई हैं, वो पहले से ही थी हमारे पास, हमने कोई डिस्कवरी नहीं की है। स्टार्टिंग में बहुत सारी डीमेरिट्स, सबके मेरिट्स होते हैं। तो सेल जो है वो कहाँ से आई हैं, वो क्या, हम उनको क्या बोल रहे हैं कि ये प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से ही थी हमारे पास, लेकिन हमने सर्च करने में थोड़ी सी देर लगा दी, ठीक है। तो सेल को हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से ही हमें आई हुई है, ठीक है। तो इस सेल थ्योरी के तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल की बेसिक यूनिट क्या है, सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है। एंड सेल्स जो हैं वो आपका कहाँ से आई हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि नेक्स्ट में ये कुछ टर्म्स पूछ ली जाती हैं कि हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, ठीक है। उसी तरह से एक टर्म है हमारे पास ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूला, ठीक है। ये बहुत पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में देखने को मिलेगा आपको या फिर वन वर्ड में भी कि किसने टर्म दी है, तो आप लिखोगे आर विर्को, दैट मीन्स कि रडोल्फ विर्को, ओके, रडोल्फ, ठीक है, रडोल्फ विर्को, ओके। नेक्स्ट न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया है, जेई पुरकिंचे ने। आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अरे ये क्या आ गया मैम, इतनी बड़ी सी पिक्चर, इतनी शानदार क्या लग रही है, देखने से इतनी मतलब ऐसे लग रहा है कि रियल, हम रियल में ऐसी ऐसी पिक्चर्स देख रहे हैं, है ना। तो अब रियल में ऐसी पिक्चर देख रहे हैं तो हम इन पिक्चर्स के बारे में जान भी लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है वो हमारी पिक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। एंड ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल। जो आपकी सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की हैं, फर्स्ट वन प्रोकैरियोटिक एंड देन यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना प्रो, ये आपका बताता है प्रीमिटिव। क्या बोलता है ये, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है कि ये जो सेल थी ना वो पहले से है हमारे पास, बहुत ही पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है। अब
अगर आप पहले के लोगों का कंपैरिजन आज के लोगों की कंपैरिजन में करोगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, कि उस टाइम के लोग कैसा खाते थे, कैसा पहनते थे, किस तरह से रहते थे, किस तरह से उनके माइंड डेवलप थे, कितना काम वो करते थे, कितना मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इसी तरह से ये सेल के अंदर है। यूकैरियोटिक सेल जो है वो न्यू सेल है, ठीक है। अब इनके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है कि एक तो ये हो गई पुरानी, अब पुरानी है तो ऑब्वियसली बात है कि डीमेरिट तो होना ही होना है। एक तो सबसे छोटी है, ये स्मॉल होती है किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो 0.1 से आपका 5 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, इसके अंदर तो दिमाग है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, इसलिए पुरानी हो गई। इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो आपका वेल डेवलप्ड है, समझ आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या होती है, वन मेम्ब्रेन बोल सकते हो, वन मेम्ब्रेन सेल है। इसको हम बोल रहे हैं कि ये 2 मेम्ब्रेन है, इसमें डबल मेम्ब्रेन आपको दिखेंगी, समझ आ रहा है। ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस है इसके बारे में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये यूकैरियोटिक सेल्स का दिख रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको अब सारी चीजें अच्छे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सेल की जो शेप्स हैं। अब आपने सबकी शेप देखी हुई है तो सेल की शेप भी देख लो कि अलग अलग कैसी दिख रही है वो। आपकी जो लीवर है अंदर, जो आपकी बॉडी के अंदर है लीवर, तो लीवर भी क्या है, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो उसकी एक सेल है वो इस तरह से दिख रही है आपको। फैट सेल है ये ऐसे दिखेगी, स्मूथ सेल ऐसी दिख रही है, नर्व सेल जो आपके फंक्शन कैरी करती है, आपकी पूरी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाती है कि हाँ मैं मैम जो बोल रही है उनकी बातें सुनूं या ना सुनूं, तो इसका काम कौन करेगा, ऑफ कोर्स ये नर्व सेल ही तो कर रही है, ये नर्व ही तो सेल कर रही है ये काम, ठीक है। फिर है क्लाइमोडोमोनास, ये भी एक सेल है, ये अमीबा है जो कि हमने पढ़ा था कि ये क्या है, सिंगल सेल है। सिंगल सेल दैट मीन्स यूनिसेल्युलर है, ओके, यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट ये आपकी है रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ब्लड है देखा है आपने, तो रेड ब्लड सेल्स इस तरह से आपको नजर आती है। तो हमने सेल की शेप देख ली सारी की सारी। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल भी पता चल गया, अब सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली अगर मैं बात करूं कि देखो जैसे मैंने एक पिक्चर बनाई यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पिक्चर बनाई इस तरह से, ये सेल की पिक्चर बनाई। यहाँ पे सेल है तो ये क्या है, इसमें इसकी जो आउटर लेयर होती है, मैंने एक सर्कल बना लिया, इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसकी जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से ये क्या है इसका न्यूक्लियस, क्या है इसका ये न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इसमें जो लिक्विड फ्लूइड होगा उसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो जो बेसिकली आप किसको सेल बोल सकते हो, मैं ये पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन कि हम किसको सेल बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, उसकी एक आउटर कवरिंग है जैसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। अगर ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं देन वी कॉल इट सेल, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझ में आ गया होगा। ये सेल की पिक्चर आपको दिखाई हुई है, देखो ये सेल की पिक्चर है, बट आप बोलोगे कि मैम आपने तो सारी चीजें बताई नहीं, लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये चीज है ना। तो ये क्या है, सेल के पार्ट्स हैं, सेल की ऑर्गेनेल्स हैं, समझ में आया। तो मेन जो चीज है वो ये तीनों चीजें हैं पहले, उसके बाद हमारी ये आती है बॉडी पार्ट्स जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखोगे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने बात की ना कि सेल की जो आउटर कवरिंग वाली लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, मोस्टली सारी जगह प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। क्योंकि क्या है ये आउटर कवरिंग है तो बाहर की लेयर तो सारी सेल्स में ही मोस्टली प्रेजेंट होती ही हैं, ठीक है। इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है इसका, तो इसका फंक्शन क्या है कि ये एंट्री और एग्जिट्स, मतलब कोई भी मटेरियल अंदर आना है, बाहर जाना है, उसे रखना है, नहीं रखना है, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन डिसाइड करेगा, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी को बुला लेते हो या फिर आपके मतलब आपको घर के अंदर आने के लिए क्या है, डोर है, कि तभी आप डोर ओपन होगा तो आप आओगे, अदरवाइज डोर ओपन ही नहीं है तो आप कैसे आ सकते हो। कोई भी स्ट्रेंजर हमारे घर में आ जाता है तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन है, अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये हमारे जान पहचान का है तो हम डोर ओपन करते हैं, उसे अंदर बुला लेते हैं। लेकिन अगर हम उसे नहीं जानते हैं तो हम डोर ओपन नहीं करेंगे, भाई जा तू बाहर ही रह, हमें तेरी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको करंटली एग्जांपल दिया कि ये सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अंदर भेजेगी जो जरूरत के हैं। ऐसे नहीं है कि बाहर तो 4 लोग खड़े हैं, चारों के चारों अंदर आ जाए, नहीं, जो नीड है जिसकी वही अंदर जाएगा और जिसको बाहर जाना है वही बाहर जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे आपको दे रखा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको इतना ही इसमें पढ़ना है आपको कि इसका नेम क्या है, फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोसेक मॉडल, इसको किसने दिया था ये पता होना चाहिए, तो इसको दिया था हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर के ऊपर आपको दिख रहा है। ये क्या है आपके इंटीग्रल जो कि सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ये भी पेरिफेरल है जो नीचे की साइड है, अप साइड और नीचे की साइड। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस तरह से आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। ये कुछ फैटी एसिड्स हैं, ये वाले जो हैं ये आपका क्या है, फैटी एसिड्स हैं। ओके, क्लियर हो रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा भी टॉपिक है। ठीक है, अच्छा तो मैं बोलूंगी ही, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफरेंस पूछ लिया जाता है इनसे अक्सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखो डिफ्यूजन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जहां पे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपका हाई कंसंट्रेशन से, किससे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब हम कैसे समझें, एक तो इनके अंदर डिफरेंस ये है कि दोनों ही सेम क्या है, कि ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन में आपका एयर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, क्या जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, और ऑस्मोसिस में क्या जाते हैं आपके, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ आया? ठीक है, तो किसका ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का, और डिफ्यूजन में किसका हो रहा है, आपका एयर मॉलिक्यूल्स का, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें डिफ्यूजन से बोल देते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कौन सी गैस ज्यादा है, कि ये आपका डिफ्यूज ऑस्मोसिस में तो आएगा नहीं, ये आएगा आपका डिफ्यूजन में। जो मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, मतलब हमारी बॉडी के कंपैरिजन में कम है, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो वो लो कंसंट्रेशन में जाएगी, लो कंसंट्रेशन में आपका मूव करेगी। उसी तरह से सेम इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है एज कंपैरिजन टू आवर बॉडी। ठीक है, तो वहां से क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट में हाई कंसंट्रेशन हो गई, हमारी बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन हुई, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वो मूव करेगी। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में सेम ही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, और इस किसके थ्रू करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि तुम आंखें जाओ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, ये सॉल्यूशन के टाइप है। डिफ्यूजन पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। सेल क्या है, सेल के फंक्शंस हमने देख लिए, सेल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, सेल की शेप हमने देखी, टाइप्स ऑफ सेल हमने देखा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, ऑस्मोसिस हमने देखा, डिफ्यूजन हमने देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा। एंड अब है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये पिक्चर से भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ
कि जो सेल्स जिसमें क्या होती है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऐसी सेल्स जिसके अंदर क्या है वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे कि मेरे ही अंदर, या फिर कोई भी एग्जांपल ऐसा लो कि उसके पास कोई चीज बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा है तो अपने पास नहीं रखेगा, वो उसे बाहर निकाल देगा, और बाहर निकाल देगा तो उसे यह भी नहीं पता है कि मुझे कितनी बाहर निकालनी है, उसने क्या करा, ज्यादा ही बाहर निकाल दी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ऐसा हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है, छोटा सा बन गया, सिकुड़ गया, ठीक है ना, समझ में आया आपके लैंग्वेज में, ये तो समझ ही आ गया होगा। तो यहाँ पे ये सेल दिख रही है, सेल के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या होगा, यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा और बाहर चला जाएगा, सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिवेल्ड हो जाएगी। श्रिवेल्ड मतलब क्या होगा कि श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने और भी, मैं भी एग्जांपल आपको बताऊंगी, तो यहाँ पे जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो क्या होता है, आउट, कि जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसी तरह से आइसोटोनिक हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, अपोजिट है, कि वहां पे वाटर आउट हो रहा था, यहाँ पे वाटर इन होगा, क्यों, क्योंकि सेल के पास तो कुछ है ही नहीं, सेल बेचारा पहले से ही सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे क्या है कि उसे वाटर की नीड है, तो वाटर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, और ये सेल बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, फूल के पूरी बड़ी बन जाएगी, ठीक है, स्वेल अप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये सेल आपकी स्वेल अप हो गई, ठीक है। ये बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में इस तरह से थी, समझ आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है, मतलब सेल्स के पास वाटर की कैसी कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन है, तो उसको हायर बनाने के लिए हम बाहर से पानी इसके अंदर आता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है। तो इसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है वो वाटर का मूवमेंट इन होता है, सेल के अंदर होता है, इसमें सेल के बाहर होता था, ठीक है। इसी वजह से सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेल स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, दैट मीन्स कि बाहर और अंदर दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, कि जितना पानी तुमने अंदर डाला उतना ही क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो क्या बना, एक बैलेंस बना, क्या बना, बैलेंस बना, या फिर हम वर्ड यूज कर सकते हैं सेम। तो वाटर की पोटेंशियल होती है को इक्वल होता है सेल्स के बीच में भी और उस सॉल्यूशन के बीच में भी, जैसे कि ये है आपका, इस तरह से दो बीकर मैंने लिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पाइप लगा दिया इस तरह से इनको, ताकि ये दोनों बीकर क्या है, यहाँ से आपको दोनों, इसमें इतना सॉल्यूशन है, इसमें इतना सॉल्यूशन है, इसमें जो सेल है, इसमें जो सेल है, तो जो वाटर इस सेल में इतना जा रहा है वो इसमें भी इतना ही जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो दोनों सेम है, ना तो सेल जो है वो स्वेल हो रही है और ना ही वो सेल क्या है, श्रिंक हो रही है, वो एज इट इज ही है, जैसी वो है वो वैसे की वैसी ही है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें कोई मूवमेंट वाटर का नहीं होता है, सेल आपकी नॉर्मल रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। हाइपरटोनिक में आपकी जो सेल है क्या होता है, उसमें वाटर आउट हो जाता है, वाटर आउट हो गया, सेल से बाहर निकल गया, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि वाटर अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा, तो सेल स्वेल अप हो जाएगी, क्योंकि उसे जो चाहिए वो उसे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो मोटा ही हो जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक में ना लेना है ना देना है, ना दुख है ना सुख है, तो हम तो ऐसे ही चल रहे हैं भाई, नॉर्मल है, कोई किसी से, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपने जो जो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी ना, सारी की सारी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस किया आज। तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए थे, मल्टी सेलुलर हमने पढ़ा, फिर सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है। मैंने आपको ये भी बात बताई कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं हम उसे, ओके, किसने उसको डिस्कवर किया, उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी, ठीक है, ये टर्म्स आपको बताई। नेक्स्ट दोनों के बारे में डिफरेंस आपको बताया, नेक्स्ट सेल शेप्स आपको बताई, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपको बताया। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। तीनों टाइप के सॉल्यूशन हमने देखे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि तीनों के बारे में डिफरेंस लिखो, या फिर कोई ऐसी कंडीशन होती होगी जिसमें आपसे पूछा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि अगर वाटर सॉल्यूशन से वाटर आउट हो रहा है तो कौन सा सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है, ठीक है, तो हाइपरटोनिक हो जाएगा आपका।
इस तरह के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारे इस लेक्चर का वो आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आपको जो चीज़ें समझ आ गई हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है। बाकी जो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में आपका चैप्टर ये कंप्लीट मैं कर दूंगी। ओके, सो सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू गाइस।